जय हिंद। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, होमोजेनिटी प्रिंसिपल को हम लोगों ने खत्म किया था, राइट। उसके बाद हम लोगों ने डायमेंशन एनालिसिस को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। बेसिकली होमोजेनिटी प्रिंसिपल और डायमेंशन एनालिसिस कुछ अलग अलग चीजें नहीं था, सेम ही था, बस उसका एक पार्ट था होमोजेनिटी प्रिंसिपल, राइट। उसको हम लोगों ने खत्म किया था और एक एप्लीकेशन हम लोगों ने डायमेंशन एनालिसिस का पिछले लेक्चर में देखा था और मैंने बोला था कि और दो एप्लीकेशन बाकी है, उन दोनों को हम अगले लेक्चर में देखेंगे, यानी कि आज देखेंगे, राइट। तो ये डायमेंशन एनालिसिस का आखिरी लेक्चर होने वाला है। उसके बाद हम लोग और दो क्लासेस में ये यूनिट खत्म कर देने वाले हैं, ठीक है। और एक क्लास जो कि आएगा आपका स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट नंबर्स के ऊपर, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर, और एक आएगा एरर्स के ऊपर, ठीक है। वहां से क्वेश्चन बनने का बहुत चांसेस है, ज्यादातर तो यही से बन जाएगा कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, डायमेंशन एनालिसिस बताओ, वहीं से क्वेश्चन बनने वाला है। बट वो पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको देख लीजिए। उसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। जिनको भी क्लास 11 का या फिर क्लास 12 का भी फिजिक्स समझ में नहीं आता बेसिकली, तो उनके लिए मतलब वेक्टर्स बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। वो लोग वेक्टर से डर जाते हैं कि भैया ये क्या आ गया अचानक से, ठीक है। वेक्टर्स बेसिकली बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बस हम लोग उसको आराम आराम से समझेंगे। 3-4 क्लास में हम लोग वेक्टर्स पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स, मोशन में प्लेन को एकदम अच्छे से खत्म करेंगे, ठीक है। तो बस बने रहिए इस चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ। हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से फिजिक्स को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे, ठीक है। एकदम अच्छे से क्लियर करवाएंगे, उसके बाद आप लोग जो भी एग्जाम दो अच्छे से दे पाओगे, ठीक है। और जो भी मैं पढ़ा हूँ या फिर किसी के पास भी आप पढ़ रहे हो, आप अचानक से आप इस वीडियो में आ गए हो, एक ही आपको रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास 11 में हो, मतलब आपको लिखने का आदत इतना नहीं है। क्लास 10 तक आप लोग इतना ज्यादा नोट नहीं करते थे, राइट। जो भी स्कूल से प्रोवाइड किया जाता था आपको एकदम स्पून फिट करके खिला दिया जाता था। लेकिन अभी जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ या फिर किसी फैकल्टी के पास आप पढ़ रहे हो, जो भी वो बोर्ड में लिखे, जो भी वो बोल रहा है, उसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। चाहे वो नोट्स प्रोवाइड करे आपको, क्लासेस के बाद नोट्स प्रोवाइड करे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप खुद से लिखोगे एग्जाम से पहले, बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग पिछले लेक्चर में जो दो मतलब एक एप्लीकेशन को पढ़ा था, उसको एक बार आप जाके देख सकते हो कि पिछले लेक्चर के लास्ट की तरफ आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। तो वहां पे मैंने वो एप्लीकेशन समझा के रखा है 2 एग्जाम्पल के साथ। एक बार आज भी मैं उस लेक्चर को एक बार मतलब रिवाइज करवाऊंगा, मतलब वो कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कराऊंगा, ताकि मतलब आपको समझ में आए कि फर्स्ट एप्लीकेशन और सेकेंड और थर्ड एप्लीकेशन के बीच में कनेक्शन क्या है और डिफरेंस क्या क्या है, और उसका लिमिटेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। मैंने बोला था एक लिमिटेशन, अगर आपने देखा होगा तो, अगर नहीं देखा तो एक बार देख लो, अगर नहीं देखना, अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आप एक बार रिवीजन के लिए बस इस चैनल पे आए हो, तो इसी को देख लो, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन क्या था भैया डायमेंशन एनालिसिस का, कि डायमेंशन एनालिसिस क्या बोलता था हम लोग को, डायमेंशन एनालिसिस हम लोग को क्या बोलता था कि डायमेंशन एनालिसिस, मान लो एक इक्वेशन के ऊपर आपने यूज किया, ठीक है, वो आपको क्या बोलता है कि मैं एक ही काम कर सकता हूँ कि एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, मैं बता सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम है कि नहीं, वो तो मैं बता सकता हूँ, राइट। वो तो मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि एक इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, मैं बता सकता हूँ डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू, ठीक। डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन उसका एक लिमिटेशन था। लिमिटेशन याद है, मैंने लास्ट क्लास में बोला था, चलो याद नहीं है तो एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, कि कोई भी कांस्टेंट या फिर कोई भी नंबर अगर उस इक्वेशन में है, तो वो डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू हम लोग को पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है। पिछले लेक्चर में मैंने ये बहुत डिटेल में समझाया था, एक बार फिर से समझ लेते हैं, 1-2 मिनट ही लगेगा, 1-2 मिनट चर्चा करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद आज के लेक्चर को एकदम बढ़िया तरीके से शुरू करेंगे। और टेंशन मत लो, आज का जो 2 एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा उसमें ढेर सारे सम्स करवाऊंगा, और वहां से एक ना एक क्वेश्चन तो आपको बोर्ड्स में या फिर आपको जेई या फिर नीट में तो मिलने वाला है, ठीक है। तो उसको देखते रहिए वीडियो में, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन के एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते थे कि वो क्या बोलता था भैया, कि इट शोज, टेल्स लिख लेते हैं, चलो। इट टेल्स अस अबाउट द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है। और वो डायमेंशनली करता था बेसिकली, कि एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, वो डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं, राइट। और उसको देखा है हम लोगों ने। चलो एक छोटा सा एग्जांपल जो कि मैंने पिछले लेक्चर में भी दिया था, बहुत फेमस एग्जांपल था, उसको लेके देखते हैं, ठीक है। कि S इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर, सबको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन है, राइट। तो इसका हम लोग को डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू कितना मिला था, डायमेंशन फॉर्मूला L, राइट। और इसका मिला था हम लोग को L, और इसका भी मिला था हम लोग को L, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन बना है, वही तो राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन बना है कि नहीं, बोलो भैया। एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, बोलो। डायमेंशनली करेक्ट है, बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें एक फ्लॉ दिख रहा है कि नहीं, अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ, आपने एक बार पढ़ा हुआ है चैप्टर, तो आपको इमीडिएटली फ्लॉ दिखेगा इसका, राइट। ये फ्लॉ क्या है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में एक हाफ है, राइट।
अभी साइंटिस्ट लोगों ने ये हाफ क्यों बिठाया है, कुछ कारण होगा इसीलिए बिठाया है, राइट। लेकिन हम लोग का डायमेंशन एनालिसिस क्या बोलता है भैया, ये हाफ ऑफ बकवास है, ये नंबर बकवास है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये जो नोटेशंस है, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, मुझे उससे फर्क पड़ता है। एस है, उसका मैं लेंथ बता सकता हूँ, एस का लेंथ, सॉरी डायमेंशन क्या है, लेंथ का डायमेंशन, राइट, मैं बता सकता हूँ। लेकिन हाफ ऑफ बकवास है, हाफ को हटा दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक बार ट्राई करके देखिए कि हाफ हटा के भी यही सेम डायमेंशन मिलेगा आपको, राइट। लेकिन साइंटिस्ट लोग तो बेवकूफ नहीं है ना, उनको तो हाफ का जरूरत पड़ा इसलिए बिठाया उन्होंने, ठीक है। आप लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ोगे ये हाफ क्यों आया है और उसके ऊपर बहुत से सम्स करेंगे। चलो एक सम ऐसा भी करवा दूंगा जहां पे हम लोग ये हाफ नहीं लेंगे और देखना आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि एस इक्वल टू यूटी प्लस ऑफ हाफ एटी स्क्वायर ही होगा। मैथमेटिक्स के थ्रू साइंटिस्ट लोगों ने या फिर फिजिसिस्ट लोगों ने बहुत सालों तक कुछ ना कुछ तो किया होगा, उसके बाद तो ये इक्वेशन आया है। लेकिन डायमेंशन एनालिसिस क्या बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग बाहर में जाओ, ठीक है, कांस्टेंट वांस्टेंट हटाओ, मुझे बस चाहिए नोटेशंस, मतलब फिजिकल क्वांटिटी का नोटेशंस, मुझे वो दे दो, मैं बता दूंगा कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। वो तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन ये हाफ तो जरूरी है ना। लेकिन इससे तो हम लोग को पता ही नहीं चल रहा कि इस यहाँ पे हाफ था, और बोल ही नहीं रहे कि वहां पे कुछ कांस्टेंट था, राइट। तो बेसिकली डायमेंशन एनालिसिस वहां पे फेल हो जाता है कि अगर मान लो कोई इक्वेशन में कुछ नंबर यूज करे या फिर कोई भी कांस्टेंट यूज करे तो वहां पे डायमेंशन एनालिसिस फेल कर जाता है। समझ में आ गया बात, ठीक है, बहुत बढ़िया, कुछ ऐसा डिफिकल्ट तो है नहीं। लिमिटेशन नंबर 1, ठीक है, लिमिटेशन नंबर 1 क्या है, इसका लिमिटेशन हो गया इट डज नॉट गिव्स अस any information regarding any constants or numbers, NOS मतलब numbers, ठीक है, numbers used in an equation। समझ में आ गया बात, राइट। जो मैंने बोला उसी को मैंने लिखा, राइट, थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया, मैंने हिंदी में बोल दिया था। बात समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है भैया, बस आप देखते रहो, मजा आएगा, ठीक है। फिजिक्स का हर एक चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं एक एक करके खत्म करवाते जाऊंगा, आपको फिजिक्स मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे खत्म हो रहा है, राइट। देखो कोई भी फैकल्टी पढ़ा रहा है अच्छा ही पढ़ा रहा होगा, राइट, कोई भी फैकल्टी पढ़ाता है वो अपना बेस्ट ही देता है। आप किसी के पास भी पढ़ो, अल्टीमेटली खुद से ही तो एफर्ट लगाना है, राइट। कुछ क्वेश्चंस मिलेगा आपको, ये देख के आप अगर बुक बंद करके रख दोगे नहीं होगा, राइट। आपको कुछ क्वेश्चंस उठाना पड़ेगा बुक से, मान लो एनसीईआरटी से उठा लो, अगर इतना एफर्ट लगाना है नहीं लगाना है तो एनसीईआरटी से ही उठा लो पहले, तो उसको आपने किया। अगर उसके भी अबव लेवल पे जाना है तो कोई रेफरेंस बुक उठा लो किसी का भी, राइट, उसको आपने किया, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा और आपको मजा आएगा। सिर्फ देखोगे एक स्टोरी टाइप का लगेगा कि अरे भैया ये तो बहुत ईजी है, प्रैक्टिस नहीं करना, एग्जाम में यही गलती करके आओगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, प्लस माइनस में ही गलती करके आओगे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। चलो आज का जो एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे उसको शुरू करते हैं। उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, और ये लिमिटेशन वगैरह याद रखा कीजिए क्योंकि बोर्ड्स में आपको बहुत चाहिए होगा, ठीक है। बोर्ड्स में डायरेक्टली आपको 2 मार्क के लिए बोल देगा कि राइट टू लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, उस टाइम पे आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सब, हो गया, चलो। चलो तो देखो, दूसरा जो आपका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। दूसरा सिंपल क्या है, वो क्या बोलता है कि मान लो मेरे पास एक क्वांटिटी है एफ, चलो ये कैपिटल एफ ही दे देता हूँ, मतलब फोर्स, ठीक है। फोर्स एक क्वांटिटी है और क्वेश्चन में दिया गया है कि फोर्स 3 चीजों पे डिपेंड करता है। फोर्स डिपेंड किसके ऊपर करता है, मान लो मास के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन में दिया गया है, मैं समझा रहा हूँ क्या है, इसलिए मास के ऊपर फोर्स डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के ऊपर फोर्स डिपेंड कर रहा है, और रेडियस के ऊपर फोर्स डिपेंड कर रहा है। रेडियस या फिर डिस्टेंस, कुछ भी बोल लो। एक फोर्स दिया गया है जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, रेडियस के ऊपर, राइट। ये 3 चीजों के ऊपर फोर्स डिपेंड कर रहा है और आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है कि फोर्स का फॉर्मूला निकालो, फॉर्मूला निकालो, ठीक है। समझ में आ गया बात, आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है। अभी आप तो बोलोगे भैया ये 3 चीजों के ऊपर डिपेंड तो कर रहा है, मैं क्या डायरेक्टली F इक्वल टू mvr लिख दूं, ये तो नहीं लिख सकता, डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है नहीं पता, मान लो ये भी तो हो सकता है F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, या फिर F इक्वल टू mv बाय r स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, राइट।
ये तीनों में से तीनों क्या हजारों पॉसिबिलिटीज यहाँ से बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है लिखने को, राइट। लेकिन इसका एक फिक्स्ड फॉर्मूला बनेगा, राइट। ये तीनों के ऊपर अगर डिपेंड करे तो एक तो फॉर्मूला बनेगा, हजारों फॉर्मूला नहीं बन सकता, एक ही फॉर्मूला बनेगा। अगर फोर्स इन तीनों के ऊपर डिपेंड करे तो एक ही फॉर्मूला बन सकता है, राइट। आपको फोर्स का इक्वेशन अगर बनाना है या फिर फोर्स का फॉर्मूला पढ़ोगे, एक ही फॉर्मूला तो पढ़ते हो, राइट। हजारों फॉर्मूला तो नहीं पढ़ते, तो एक ही फॉर्मूला आएगा। तो हमको मतलब डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स इस मास के ऊपर डिपेंड है, इस वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है, इस रेडियस के ऊपर डिपेंड है। कैसे डिपेंड है वो डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं। और कैसे डिपेंड है अगर एक बार हम लोग को पता चल गया तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कर सकते हैं, वो डेराइवेशन करके सब कुछ करके हम लोग एकदम से फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। लो भैया, आप साइंटिस्ट बन गए, आपने क्या निकाल दिया, एक फॉर्मूला निकाल लिया। बस आपको पता था कि वेलोसिटी क्या है, आपको मास दिया गया था, आपको रेडियस दिया गया था, आप साइंटिस्ट बन गए। आपने क्या निकाल दिया, एक एक्सपेरिमेंट करके, सॉरी एक डेराइवेशन करके आपने क्या निकाल दिया, उसका फॉर्मूला निकाल दिया। सही है नहीं, सही है कि नहीं, बोलो भैया। सही है, बहुत सही है। तो बेसिकली अगर मैं आपको नहीं बोलूं कि डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू आपको करना है, मैंने आपको मेंशन नहीं किया है कि डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू आपको करना है, तब क्या आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। उस टाइम पे फंस जाओगे कि फोर्स, मास और वेलोसिटी, मास वेलोसिटी और रेडियस दिया है, इन चारों के बीच में कनेक्शन कैसे होगा, मुझे कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा कभी भी। जैसे जैसे मर्जी वैसे कनेक्ट हो सकता है, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन डायमेंशन एनालिसिस का प्रॉफिट क्या है या फिर डायमेंशन एनालिसिस का फायदा क्या है कि वो बता देता है कि दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन क्या है, पता चल गया। वही है हम लोग का दूसरा एप्लीकेशन कि इट टेल्स अस द रिलेशन between two physical quantities। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। इट टेल्स द रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान है समझने में, कोई तो दिक्कत ही नहीं है। मैंने जो बोला है वही है कि फोर्स का मास के साथ क्या रिलेशन होगा, फोर्स का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन होगा, फोर्स का रेडियस के साथ क्या रिलेशन होगा, वो हम लोग को डायमेंशन एनालिसिस बोल सकता है। ठीक है, और कोई भी तरीका नहीं है, हम लोग डायमेंशन एनालिसिस ही लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है तो एक प्रॉब्लम करते और भी ज्यादा क्लियर होगा। बेसिकली यहाँ पे हम लोग 3 प्रॉब्लम करेंगे। एक 2 प्रॉब्लम तो मैंने जेई लेवल से उठा के रखा है और एक प्रॉब्लम आपका बुक में दिया है उसको उठा के रखा है। ठीक है, तो वो 3 प्रॉब्लम करेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही क्लियर हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है, तो देखते जाइए। और एक क्वेश्चन में आज आपको होमवर्क देने वाला हूं, आप लोग करके लाइएगा, अगले लेक्चर में उसको क्लियर करवा देंगे। ठीक है, चलो एक बार इसको मिटा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये क्या बोला है, derive dimensionally the expression for centripetal force। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है भैया, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको घुमाने वाला है। ठीक है, आप लोग चैप्टर 3 या 4 में आप लोग बहुत ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ोगे, तो टेंशन मत लो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, आपका दिमाग में घुमा के रख देगा। ठीक है, वो थोड़ा टफ कंसेप्ट होता है, इजी कंसेप्ट होता है, लेकिन मतलब थोड़ा वहां पे मतलब टेकी चीजें होता है। ठीक है, टेकी मतलब थोड़ा वहां पे घुमाने वाला चीजें होता है, बहुत ही आसानी से समझा दूंगा, समझ जाओगे। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, चलो इसको मान लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक नोटेशन दे देते हैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने, सेंट्रीपिटल फोर्स को F से रिप्रेजेंट करो। ठीक है, acting on a particle of mass m, velocity चलो डायरेक्टली लिख देता हूं और ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखना है क्योंकि स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। वेलोसिटी v एंड रेडियस r। ठीक है, तो 3 चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं फोर्स, किसके ऊपर, मास के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, रेडियस के ऊपर। मास, वेलोसिटी, रेडियस डिपेंड कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, क्या फोर्स इक्वल टू mvr लिखोगे, नहीं लिखोगे, नहीं लिखेंगे, राइट। फोर्स इक्वल तो नहीं बोला, डिपेंड करता है बोला, तो डिपेंड अगर करता है तो हम लोग सिंपली लिखेंगे प्रोपोर्शनल साइन। ठीक है, हमेशा याद रखो, अगर कोई चीज किसी की चीज के ऊपर डिपेंड करे तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनल साइन के साथ उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो f किसके किसके प्रोपोर्शनल है, ये f है। ठीक है, पूरा हैंडराइटिंग समझ लीजिए बस। ठीक है, f किसके प्रोपोर्शनल है, f प्रोपोर्शनल है मास के, बहुत बढ़िया। और किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के, बहुत बढ़िया। और किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस के, राइट। समझ में आ गया, mvr के प्रोपोर्शनल है, ठीक है।
तो मास का डायमेंशन हम लोग को निकालना है ए, वी का डायमेंशन हम लोग को निकालना है बी, आर का डायमेंशन हम लोग को निकालना है सी। क्यों निकालना है? देखो हम लोग को ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे तभी हम लोग को फॉर्मूला मिलेगा। क्यों मिलेगा? हम लोग को देखो फोर्स मास के ऊपर डिपेंड है, डायरेक्टली दिया हुआ है, लेकिन फोर्स मास के ऊपर कैसे डिपेंड है वो नहीं दिया हुआ है। क्या डायरेक्टली डिपेंड है, क्या इनवर्सली डिपेंडेंट है, क्या स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, क्या उस क्यूब के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड है, क्या उसके स्क्वायर रूट के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं दिया गया है कुछ भी इंफॉर्मेशन, जस्ट बोला है फोर्स मास के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? कैसे डिपेंड करता है नहीं दिया है, ठीक है। मान लो कि आप घर में, आप तो बच्चे हो, राइट? आप तो क्लास 11 की या फिर 12 के स्टूडेंट हो, या फिर मतलब आप ड्रॉप आउट है, एक बार रिवाइज कर रहे हो, राइट? तो आप बच्चे हो बेसिकली, आप किसी ना किसी के ऊपर तो घर में डिपेंड हो, आपके मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड हो। अभी कैसे डिपेंड हो, क्या वो पता है? आपने बोला है कि मैं पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। अभी पेरेंट्स के ऊपर तो कई तरीके से डिपेंडेंट हो सकते हो, राइट? फाइनेंशियल डिपेंडेंट हो सकते हो उनके ऊपर, फिर आप इमोशनली उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, इवन एवरीथिंग, आप खाने के लिए भी उनके ऊपर डिपेंड हो। अगर उन्होंने बोला कि खाना नहीं मिलेगा भैया, जो करना है कर ले, आज खाना नहीं बना रहा हूँ घर में, राइट? तो क्या बनेगा घर में? आपको भूखा सो जाना पड़ेगा। तो आप डिपेंडेंट हो उनके ऊपर। तो आप घर, लेकिन कैसे डिपेंडेंट हो? मान लो मैं आपको पूछता हूँ, अब सबसे ज्यादा किसके ऊपर डिपेंडेंट हो? आप बोलोगे मैं पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो। अभी पेरेंट्स के ऊपर कैसे डिपेंडेंट हो वो आप नहीं बता रहे हो मुझे, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है पेरेंट्स के ऊपर तो कई तरीके से डिपेंडेंट हो सकते हो, राइट? तो वही है कि मास के ऊपर फोर्स कई तरीके से डिपेंड हो सकता है। उसके स्क्वायर रूट के ऊपर डिपेंड हो सकता है, उसके क्यूब रूट के ऊपर डिपेंड हो सकता है, कई तरीके हो सकता है। तो बेसिकली हम लोग को ए बी और सी का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि वो मास के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर और रेडियस के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। समझ में आ गया बात? बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ गया तो ये सम कर लेते, आपको पता चलेगा। अब स्टेप को थोड़ा बहुत याद रखिए ताकि एग्जाम में बहुत जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है? यहाँ पे तो टाइम लगेगा, 4-5 मिनट लगेगा एक सम को समझाने में, लेकिन आप जब घर में एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आप एक झटके में आप कर दोगे, ठीक है? 1-2 मिनट लगेगा हार्डली, ठीक है? तो चलो बहुत बढ़िया। ए किसका डायमेंशन है, मैं साइड में लिख देता हूँ। ए किसका डायमेंशन है? मास का। बी किसका है? वेलोसिटी का। और सी किसका है? रेडियस का, ठीक है? बहुत बढ़िया। अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है तो हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है? के एम ए वी बी आर सी। बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी फोर्स का डायमेंशन हम लोग को पता है, डायमेंशन फॉर्मूला हम लोगों ने उस दिन डिराइव किया था, एम एल टी टू द पावर ऑफ -2, एम एल टी टू द पावर ऑफ -2। जोर से बोलो, एम एल टी टू द पावर ऑफ -2। समझ में आ गया बात? ठीक है। फोर्स का और वेलोसिटी का आपको याद रखना है, ठीक है? बाकी सब आप याद नहीं रखोगे तब भी चल जाएगा, आप लोग डिराइव कर सकते हो। अगर याद रख सकते हो बहुत बढ़िया। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आप डिराइव करने के लिए नहीं बैठोगे, वहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है? 3 घंटे के अंदर अंदर 100-150 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, तो आपको बहुत जल्दी बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा चीजों को लेके, ठीक है? तो आप याद रखो चीजों को, मतलब रट्टा नहीं मारना है। आप लिखोगे, एक बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे, अपने आप याद रहेगा, ठीक है? और के का डायमेंशन क्या लिखोगे? के का डायमेंशन होता है क्या? के का डायमेंशन ही नहीं होता है। के का डायमेंशन क्या होता है? 0 होता है बेसिकली। तो के को हम लोग इंक्लूड ही नहीं करेंगे, राइट? के का डायमेंशन, कोई भी कांस्टेंट का हम लोग डायमेंशन कैसे लिखते थे पिछले लेक्चर में? m0, l0, t0। तो इसका तो मीनिंगलेस क्वांटिटी हो गया ना, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो यहाँ पे ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मास है तो m लिखेंगे, m टू द पावर ऑफ a। वेलोसिटी है तो l t टू द पावर ऑफ -1 होता है। कैसे होता है? एक बार पिछले लेक्चर में जाके देखिए या फिर कोई भी बुक पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा, डेरिवेशन आपको पता है। फिर r मतलब क्या है? रेडियस। तो रेडियस मतलब क्या है? लेंथ है, राइट? l टू द पावर ऑफ c। अब इस इक्वेशन को हम लोग ठीक करते हैं, थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, थोड़ा हम लोग के लिए भी अच्छा हो, ठीक है? एम ए, इन तीनों को एक साथ लिखो, एम ए एल टू द पावर ऑफ बी और एल टू द पावर ऑफ सी भी है, तो बी प्लस ऑफ सी लिख सकते हैं क्योंकि बेस सेम है, एल सेम है, राइट? तो एल टू द पावर ऑफ बी यहाँ से आ गया, एल टू द पावर ऑफ सी यहाँ से आ गया। बेस अगर सेम है तो हम लोग पावर को ऐड कर सकते हैं, राइट? सिंपल मैथमेटिक्स क्लास 6 लेवल। फिर टी टू द पावर ऑफ -b आ गया, बहुत बढ़िया। अभी देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, या नहीं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो नहीं, अभी हम लोग का जो डायमेंशन एनालिसिस का पहला एप्लीकेशन हम लोग को क्या बोलता था? दो साइड के इक्वेशन, मतलब दो इक्वेशन के दो साइड LHS और RHS का डायमेंशन हमेशा सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो भैया, रहेगा। तो उसी इक्वेशन को हम, उसी एप्लीकेशन को हम लोग यूज करेंगे। तो मास का इस साइड में जो डायमेंशन है वही मास का, वही वो इक्वल किसके होगा? इस साइड में जो डायमेंशन है उसके। लेंथ का इस साइड में जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल होगा? यहाँ पे जो डायमेंशन है उसके। टाइम का जो डायमेंशन है इस साइड का वो किसके इक्वल होगा? यहाँ पे जो डायमेंशन टाइम का उसके, राइट? तो इस साइड में लेंथ, मास का डायमेंशन क्या है? 1, लेंथ का डायमेंशन क्या है? 1, राइट? अगर 0 है मतलब डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो अब आपको 0 लिखना है। अगर डायमेंशन 1 है नहीं लिखोगे चलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मास के ऊपर 1 है, लेंथ का डायमेंशन 1 है, टी का डायमेंशन -2 है। चलो ठीक है, तो मास का आप इक्वेट कर दो। मास के ऊपर क्या है? ए है,
तो इस साइड में मास के ऊपर क्या है, डायमेंशन 1 है, तो लो भैया ए का तो वैल्यू एक ही लाइन में निकल गया। अभी देखते हैं लेंथ का डायमेंशन को इक्वेट करो, b प्लस ऑफ सी है, लिखो सिंपली, और इस साइड में क्या है, फिर से 1 है, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। और तीसरा इक्वेशन क्या होगा, इस साइड में माइनस ऑफ b है और इस साइड में माइनस ऑफ 2 है, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 3 नहीं देंगे क्योंकि एक ही लाइन में खत्म हो रहा है, b इक्वल टू 2 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, b इक्वल टू 2, वेरी नाइस। तो a का वैल्यू हम लोग को निकल गया, a का वैल्यू क्या आ गया भैया, a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू आ गया 2, राइट, a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू आ गया 2, बहुत बढ़िया। अभी b प्लस ऑफ c में आप b का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, b प्लस ऑफ c में आप b का वैल्यू पुट कर दो, b प्लस ऑफ c इक्वल टू 1 दिया गया है, तो अब b का वैल्यू हम लोग को 2 मिल गया, तो c का वैल्यू हो गया माइनस ऑफ 1, बहुत बढ़िया, c का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ 1, राइट, वेरी नाइस, एकदम क्लास 6 लेवल का मैथ्स है, बस आपको इतना लिखना आना चाहिए, बाकी तो आप कर लोगे, राइट, हो गया। तो अभी आपको क्या मिल गया, फोर्स, जो आपको ये इक्वेशन जो मिला था, इसको चलो हम लोग एक स्टार इक्वेशन मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 माना है, मैं भी भूल गया था इक्वेशन देना, ठीक है, स्टार इक्वेशन मान लो। तो इसी स्टार इक्वेशन में आपने पुट कर दिया, तो फोर्स वाज इक्वल टू स्मॉल एफ दिया था, राइट, फोर्स वाज इक्वल टू के को के ही रखो, फिर m टू द पावर ऑफ a था, m टू द पावर ऑफ a का वैल्यू कितना मिला, 1 मिला, राइट, फिर v का वैल्यू कितना मिला, v टू द पावर ऑफ b का वैल्यू कितना मिला, स्क्वायर, और r का वैल्यू कितना मिला, माइनस ऑफ 1, r का ऊपर का डायमेंशन कितना मिला, r का डायमेंशन माइनस ऑफ 1 मिला। तो चलो इसको और अच्छे से लिखो, के m के ऊपर 1 है मतलब m ही है, m v स्क्वायर, के m v स्क्वायर बाई r टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 1, राइट। तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर क्या आ गया, f इज इक्वल टू के m v स्क्वायर बाई r, थक गया, राइट, f इज इक्वल टू के m v स्क्वायर बाई r, समझ में आ गया बात, एकदम बहुत बढ़िया, इजी सम है, आपका 2 मिनट लगेगा, आप खुद अगर खुद से एक बार करोगे, राइट। तो एम वी स्क्वायर के ऊपर के डिपेंड, सॉरी एफ डिपेंड है, एम वी स्क्वायर बाय आर के ऊपर एफ डिपेंडेंट है। अभी देखो लिमिटेशन अभी बता दो, इस सेकंड डेफिनेशन का क्या लिमिटेशन है, चलो बता ही दे दे। चलो यहाँ पे भी हम लोग को डायमेंशन लेस क्वांटिटी एक मिल रहा है के, ठीक है, और इस के का एक वैल्यू होता है, के फालतू में नहीं है, के का एक वैल्यू होता है, लेकिन डायमेंशन एनालिसिस तो इस के ऊपर मतलब हम लोग डायमेंशन एनालिसिस यूज ही नहीं कर पा रहे, तो के का कोई इन्फॉर्मेशन ही हम लोग के पास नहीं है, राइट। और भी देखेंगे और 2 सम करेंगे, वहां पे भी आपको डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मतलब डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, कांस्टेंट के ऊपर जो हम लोग कांस्टेंट यूज कर रहे हैं उसका डायमेंशन हम लोग नहीं पता कर पा रहे, वो दिक्कत हो रहा है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे चलो हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू साइंटिस्ट लोगों ने क्या पता किया कि के का वैल्यू 1 होता है, तो अल्टीमेटली आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो एक्सप्रेशन बना एम वी स्क्वायर बाय आर बन गया, लेकिन हम लोग 1 मिला या फिर 2 मिला वो तो डायमेंशन एनालिसिस बोल ही नहीं रहा है, ये तो हम लोग को एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता है, चलो इसका पता है इसलिए लिख दिया। मान लो कोई एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिगर आ गया, उसमें हम लोग को डायमेंशन एनालिसिस डायमेंशनल कांस्टेंट का वैल्यू याद नहीं है, तब तो दिक्कत फंस जाएंगे, राइट। तो इसको के को के ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं कटेगा, राइट। तो एफ इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर बाय आर, बहुत बढ़िया आंसर आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, खुद के लिए ताली बजाओ, मेरे लिए बजाना है तो बजा दो ताली, ठीक है, क्या दिक्कत है। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। चलो अगला जो हम लोग एग्जांपल करेंगे उससे और थोड़ा समझ में आएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है ये, तो चलो सिंपल एग्जांपल है, चलो ठीक है, इसको मिटा दूं या फिर एक बार नोट डाउन करोगे, चलो नोट डाउन कर लो, 1 2 3 4, चलो हो गया, पॉज कर लेना बस। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार लिख लेते हैं। द एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन नंबर वन क्या दिया गया है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे, जी से, ठीक है, वेलोसिटी को डिनोट करेंगे v से और इसको डिनोट करेंगे g से, और दूसरा किसके ऊपर है, रेडियस r, ठीक है, रेडियस r ऑफ द प्लेनेट। अभी किसको किसको नहीं पता एस्केप वेलोसिटी क्या है,
अगर नहीं पता है तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए, ये क्लास 9 में पढ़ाया गया है आपको थोड़ा डेफिनेशन, ठीक है। अगर आपको अच्छा टीचर मिला होगा तो थोड़ा बहुत तो बताइए होगा क्लास 9 में, अगर नहीं बताया चलो ठीक है मैं बता देता हूँ अभी 1 सेकेंड में, इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला के ऊपर बहुत सम्स वगैरह है, ठीक है। बेसिकली अगर आपको अर्थ का सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस में तो अभी हम लोग है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के या फिर अर्थ का जो फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड एक है, उसके बाहर आपको अगर निकलना है तो आपको कितना फोर्स चाहिए, फिर कितना वेलोसिटी से आपको भागना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं मान लो इसको ऐसे फेंक दूं, इस मार्कर पेन को आपको दिख नहीं रहा होगा, मार्कर पेन को मान लो इसे फेंक दूं, क्या वो एकदम मतलब एटमॉस्फेयर के बाहर निकल जाएगा, अर्थ का फील्ड के बाहर निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, राइट। वो रॉकेट वगैरह जो लॉन्च किया जाता है या फिर कोई भी चीज जो कि मतलब एटमॉस्फेयर के बाहर या फिर मतलब स्पेस में भेजा जाता है, उनके ऊपर सर्टेन एक वेलोसिटी लगता है, ठीक है। मतलब एक वेलोसिटी है जो मतलब आप लगाओगे तो मतलब वो क्या होगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर या फिर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाएगा, ठीक है। और उसी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। समझ में आ गया बात? एस्केप फ्रॉम द अर्थ सरफेस, समझ में आ गया बात? बहुत ही आसान है समझना, ठीक है। और इसको और डिटेल में समझाएंगे, टेंशन मत लो बस, ठीक है। टेंशन मत लिया करो, सब समझा देंगे, बहुत जल्दी मत डरा करो, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसके वेलोसिटी को हटाओ, पूरा स्टेटमेंट को हटाओ, बस हम लोग को देखना है कि वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड है। वेलोसिटी डिपेंड है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन जी टू द पावर ऑफ ए, सेम है। फिर आर है रेडियस, आर टू द पावर ऑफ बी, सेम है, सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे हम लोग, v इज इक्वल टू के जी ए बाई आर टू द पावर ऑफ बी। समझ में आ गया बात? सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, कोई कांस्टेंट को पुट करेंगे, यही तो प्रोसेस था। इस प्रोसेस को याद रखिए एक बार, ठीक है, वरना एग्जाम में याद तो रहेगा, सोचोगे सर ने तो समझाया था या फिर बुक में तो लिखा हुआ था लेकिन हम भूल गए, ठीक है। तो प्रोसेस को थोड़ा याद रखिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, याद अपने आप हो जाएगा, रट्टा मत मारा कीजिए, रट्टा मारोगे फिर भी फंसोगे, क्योंकि इतना सारा इतना बड़ा बुक है आपका फिजिक्स का, हजारों सम सब करने वाले हो पूरे साल में, रट्टा मार के पागल हो जाओगे 2 साल बाद, ठीक है। 2 साल बाद फिर साइंस से भाग जाओगे कि भैया ये साइंस वाइंस हमसे नहीं हो जाएगा, ठीक है। साइंस कैसे नहीं होगा देखते हैं, राइट। साइंस नहीं क्यों नहीं होगा, आपने अगर चूज किया अभी होना पड़ेगा, देखते हैं 2 साल टैकल करते हैं ना, क्या होता है, मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यार, मतलब देखते हैं उसके बाद क्या होता है, कौन सा कॉलेज आपको मिलता है, कौन सा यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे होगे, या फिर कौन सा आईआईटी या फिर किसी ना किसी एनआईटी या फिर कोई भी मेडिकल कॉलेज तो आप पहुंच ही जाओगे, अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है। एफर्ट लगाते जाओगे, मजे करते जाओ, मजे से पढ़ते जाओ, बस हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो टैकल हो ही जाएगा लाइफ में, कुछ ना कुछ तो ढंग का कर ही लोगे, कुछ ना कुछ सीख रहे हो। अगर आपने मान लो आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला, हार्श कंडीशन में बता रहा हूँ, मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो, मैं बोल रहा हूँ तो मतलब ये वीडियो स्किप करके मत चले जाना, ठीक है। मान लो आपको कोई कॉलेज नहीं मिला लेकिन आपने अपना 100% दिया, आपको ने कुछ सीखा है, वो लाइफ में कहीं ना कहीं तो काम आएगा, एटलीस्ट कहीं काम भी नहीं है, आपको 100% देना तो आ गया, आपको 100% अटेंशन बिठाना तो आ गया, वही तो इंपॉर्टेंट है लाइफ में। समझ में आ गया बात? चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी जरूरी है, राइट। टेंशन मत लो, इतना मोटिवेट कर दूंगा, टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ तो ढंग का लाइफ में कर ही लोगे, ठीक है। के जी टू द पावर ए ऑफ ए आर टू द पावर ऑफ बी, ठीक है, हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं अभी, ठीक है, हो गया, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी का डायमेंशन भैया क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी टू द पावर ऑफ -1 व्हिच इज इक्वल टू के का डायमेंशन लेस, हटा दो इसको। जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या, सॉरी डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, एल टी टू द पावर ऑफ -2 टू द पावर ऑफ ए, आर मतलब क्या है, आर मतलब है लेंथ, लेंथ टू द पावर ऑफ बी। बहुत बढ़िया, अभी इसको थोड़ा अच्छा करना है, दिखने में अच्छा लगे, एल ए टू द पावर ऑफ ए प्लस ऑफ बी, बेस सेम है तो एल ए टू द पावर ऑफ ए प्लस ऑफ बी लिख सकते हैं, टी टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए। बहुत बढ़िया लिख दिया हम लोगों ने, ए को अंदर लेके आया, बस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत सोचो, ठीक है। एल टी टू द पावर ऑफ -1, ये मैं भूल गया था देना, ठीक है। चलो अभी लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का डायमेंशन आप इक्वेट करके देख सकते हो। एक सेकंड के लिए पॉज करो, आंसर निकालो, फिर इस वीडियो में फिर से वो कंटिन्यू करो, ठीक है। पॉज कर लिया, चलो लेंथ के लिए हम लोग क्या लेंगे, a प्लस ऑफ b इज इक्वल टू, इस साइड में क्या है 1 है, राइट, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। फिर इस साइड में माइनस ऑफ ट्वाइस है और इस साइड में -1 है। चलो a इज इक्वल टू 1/2 आ गया, a इज इक्वल टू 1/2 आ गया, ये कैसे आ गया, चलो देखते हैं कैसे आ गया। फिर b में पुट कर दो, थोड़ा गड़बड़ किया है क्या मैंने, चलो देखते हैं क्या ही हो जाएगा, गड़बड़ करने से भी सीखेंगे ही कुछ, ठीक है। a प्लस ऑफ b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ हाफ विच इज इक्वल टू हाफ। चलो बहुत बढ़िया, तो अल्टीमेटली आपका जो इस फॉर्मूला क्या बना,
फॉर्मूला क्या बन गया यार? आ, 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 हम्म 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 हम्म। रुको देखते हैं, चलो। के लगा दिया, जी टू द पावर ऑफ हाफ। हाँ ठीक ही तो है। अरे भैया हम भी ज्यादा ही सोचते। चलो, आप बोलोगे अरे सर आपको खुद नहीं आता है, आप क्या पढ़ा रहे हो? अरे भैया ये वीडियो में दूसरी बार शूट कर रहा हूँ, पता है। पहली बार मैंने शूट किया था उस टाइम पे मैंने ऑन ही नहीं किया, आपका वीडियो ऑन नहीं किया था। थोड़ा दिमाग में खेल चुका है, ठीक है। तो की और गर्मी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अभी फाइनेंशियली इतना ज्यादा स्टेबल नहीं हुए कि एसी वगैरह लगा दे, फैन भी एकदम लो स्पीड में घुमाना पड़ रहा है, ठीक है। तो के जी टू, तो ये चलो बता देता हूँ वरना बात करते करते तो लिख दिया। देखो ए जी टू दी पावर ऑफ हाफ मतलब क्या है? ए जी टू, कोई भी किसी का भी अगर पावर में हाफ हो तो मतलब क्या समझाता है? वो स्क्वायर रूट है, राइट। तो जी के ऊपर भी हाफ है, आर के ऊपर भी हाफ है, तो अल्टीमेटली क्या बन गया? जी आर हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, जी आर हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, टू दी पावर ऑफ हाफ लिख दो, तो अल्टीमेटली के रूट ओवर जी आर। तो वेलोसिटी हो गया के रूट ओवर जी आर। समझ में आ गया बात? वेलोसिटी क्या हो गया कि वेलोसिटी का इक्वेशन, एस्केप वेलोसिटी का इक्वेशन क्या बन गया? थोड़ा गंदा लग रहा है। एस्केप वेलोसिटी का इक्वेशन क्या बन गया? v इज इक्वल टू के रूट ओवर जी आर, ठीक है। समझ में आ गया बात? के रूट ओवर जी आर, यहाँ पे भी के का एक वैल्यू होता है, ठीक है। के का एक वैल्यू होता है। एक्चुअल में इक्वेशन क्या होता है पता है? v इज इक्वल टू रूट टू जी आर, ठीक है। जिसमें हम लोग रूट टू इंटू रूट जी आर लिख सकते हैं। रूट टू को मैं बाहर लेके आया, ठीक। रूट टू इंटू रूट जी आर लिख सकते हैं, इसी को हम लोग के से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम अगर मैं आपको ये बोलूं कि v इक्वल टू के रूट ओवर जी आर, आप तो खुश हो जाओगे, कुछ भी इक्वेशन बिठा दोगे। मान लो v इक्वल टू टू जी रूट जी आर भी बिठा दोगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? इसके हिसाब से तो सब कुछ वैलिड है, राइट। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, इसके जगह पे आपको रूट टू जी आर ही बिठाना पड़ेगा। इसके जगह पे आपको रूट टू इंटू रूट जी आर ही बिठाना पड़ेगा, मतलब के का वैल्यू रूट टू ही होगा और दूसरा कुछ वैल्यू हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बेसिकली डायमेंशन एनालिसिस हम लोग को, एनालिसिस के थ्रू हम लोग को क्या बोलता है कि वो डायमेंशन, किसी चीज का डायमेंशन हम लोग को निकाल देता है या फिर किसी चीज का फॉर्मूला निकाल देता है। लेकिन उसमें जो हम लोग कांस्टेंट यूज कर रहे हैं उसका उसका कोई भी जिक्र उसमें नहीं आता है, ठीक है। उसका के का के ही रह जाएगा, ठीक है। आपका इक्वेशन अगर सिंपली आप इसको फॉर्मूला में पुट करोगे गलत गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली के का एक अगर आपको वैल्यू मिल गया, क्वेश्चन फॉर्मूला में लगा दो, बस हो गया, आपका आंसर निकल गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली एस्केप वेलोसिटी का इक्वेशन निकल गया के रूट ओवर जी आर। समझ में आ गया बात? अभी अगला जो इक्वेशन लेंगे वो आईआईटी में पहले आ चुका है, आईआईटी मतलब जेई में आ चुका है, ठीक है। तो उसको एक बार करेंगे, थोड़ा लेंथी इक्वेशन है, मजा आएगा उसको करने में। बस ऐसा गलती मेरे जैसा मत करो, ठीक है, कि बहुत ज्यादा सोचने लगे ये क्या आ गया। करके देखो, लास्ट में जाके सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अल्टीमेटली आप अगर प्लस माइनस में गलती नहीं कर रहे हो तो आपका आंसर ठीक आएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा सोचो मत, देखा ना सोचा क्या हो गया, एक मतलब ऑलमोस्ट 30-40 सेकंड के लिए मैं फंस गया, राइट। तो अभी अगला क्वेश्चन को करते हैं, इसको एक बार नोट कर लो, टंग टंग टंग, चलो चलो हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3, गिवन, ये दिख रहा होगा शायद, गिवन पीरियड टी, ठीक है। मतलब टाइम पीरियड आपको दिया गया है, मतलब इसी का आपको मतलब फॉर्मूला निकालना है, टाइम पीरियड टी ऑफ ऑसिलेशन, ऑफ ऑसिलेशन, ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ गैस बबल, ठीक है, ऑफ अ गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन, धमाका, ठीक है। अगर आपको एक्सप्लोजन और इम्प्लोजन के बीच में डिफरेंस समझना है तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर बना के रखा है, जाके एक बार देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एक्सप्लोजन अंडर वाटर, ठीक है, अंडर वाटर डिपेंड्स ऑन, आप थोड़ा स्किप कर दो ताकि मतलब ये क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट मिल जाए, ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा गया? P इज इक्वल टू प्रेशर और D इज डेंसिटी और E इज एनर्जी, ठीक है। और कुछ है क्या इसमें? और तो कुछ नहीं है,
चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या गया कहा गया है कि एक टाइम पीरियड है, मतलब कोई मान लो एक बबल है, ठीक है, वो पानी के नीचे है, ठीक है, वो बबल फॉर्म है, और उस बबल का कुछ एक मूवमेंट है, कुछ बबल फॉर्म है जिसका कुछ मूवमेंट है, ऑक्सीलेशन टाइम बेसिकली उसको कहा जाता है, ठीक है। उसी ऑक्सीलेशन टाइम को हम लोग टी से डिनोट करेंगे, और उस ऑक्सीलेशन टाइम का हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? क्योंकि हम लोग को बोल दिया गया है कि टी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो जो टाइम आपको दिया निकालना है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है भैया, पी के ऊपर, पी यानी प्रेशर के ऊपर, डी के ऊपर, डी यानी डेंसिटी के ऊपर, ई के ऊपर, ई यानी एनर्जी के ऊपर। समझ में आ गया बात? ठीक है, और कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। अभी आपको क्या निकालना है? अभी आपको सिंपली, आपको पूरा स्टेटमेंट भूल जाओ। सिंपली फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान ही नहीं देना है क्या दिखा हुआ है, ठीक है। आपको बस फिगर उठाना है कि क्या निकालना है। टी लिखा आपने, डिपेंड किसके ऊपर कर रहे हैं भैया, प्रेशर के ऊपर, पी टू द पावर ऑफ ए लिख दिया, डी के ऊपर मतलब डेंसिटी के ऊपर डी टू द पावर ऑफ बी लिख दिया, ई टू द पावर ऑफ सी लिख दिया, एनर्जी, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। अभी इसको काटो, मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दो। प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम लोग हटाएंगे, टी इज इक्वल टू के बिठाओ फिर से, पी ए डी बी और ई सी, ठीक है। ई सी इसको मिटा देते हैं, चलो अभी ई सी डी और ये छोटा छोटा करके लिख देते हैं, ठीक है, e टू दी पावर ऑफ सी। समझ में आ गया बात? इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है, हो गया। गंदा लग रहा है क्या? चलो समझ में तो आ ही रहा होगा, इतने इजी है। और आप लोग एक बार पॉज करके एक बार ट्राई करके देखो, निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई करो, सीधा स्किप करो, आंसर देखो, ठीक है। अगर आपको नहीं हो रहा है तब आप मेरा एक्सप्लेनेशन एक बार देख लो, ठीक है। चलो अभी टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन क्या है भैया? टी है, इक्वल टू के का डायमेंशन 0, P यानी प्रेशर, L T टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 1, सॉरी M कहाँ पे चला गया, M तो लिखना ही भूल गया, M L टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 1 T टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 2, यही था शायद, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। M L T टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एरिया, मतलब लेंथ स्क्वायर हो गया, M L T टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 1 T टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 2। वेरी नाइस। देखो अगर आपको डायमेंशन, अगर फोर्स का पता है तो आप, और आपको एरिया का तो ऑब्वियसली पता ही होगा, लेंथ स्क्वायर, तो आप निकाल लोगे। तो फोर्स और वेलोसिटी का हमेशा याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे गर्मी में मेरा हालत खराब हो रहा है एक तो, ठीक है। एम एल टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 1 टी टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 2 हो गया, खत्म। फिर इसके ऊपर पावर था ए, फिर डेंसिटी है, डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा भैया? मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास हो गया, पर यूनिट वॉल्यूम का एल टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 3 हो गया, टू द पावर ऑफ बी। और इसका मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देते हैं तो लिख पाएंगे आराम से, ठीक। तो ई का एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 2, ठीक है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 2 हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अगर आपको ये सब डायमेंशन फॉर्मूला लिखने में दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे पिछले वाले लेक्चर को एक बार जाके देख लो, ठीक है। तो हो गया, पिछले नहीं, पिछले का पिछला, शायद दूसरा या तीसरा, ये मैंने प्लेलिस्ट बना के मैंने प्लेलिस्ट बना के डाला हुआ है। आप पहला लेक्चर को मत देखो, दूसरे लेक्चर को देख लो, आपको पूरा डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इस साइड को थोड़ा अरेंज करते हैं, थोड़ा सुंदर बनाते हैं, थोड़ा इजी बनाते हैं। m टू द पावर ऑफ a प्लस ऑफ b प्लस ऑफ c, बहुत बढ़िया। l टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 1, मतलब l टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ a माइनस ऑफ 3b प्लस ऑफ 2ic, सही हो रहा है शायद, हाँ सही तो होना चाहिए, बहुत बढ़िया। फिर t टू दी पावर ऑफ माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ a, फिर आ गया आपका यहाँ पे तो t है ही नहीं, माइनस ट्वाइस ऑफ c, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। m टू दी पावर ऑफ a प्लस b प्लस c, l टू दी पावर ऑफ माइनस ऑफ a माइनस ऑफ 3b प्लस ऑफ ट्वाइस c, t टू दी पावर ऑफ माइनस ऑफ ट्वाइस a माइनस ऑफ ट्वाइस c, हो गया, बहुत बढ़िया। अभी LHS का जो डायमेंशन है वही RHS का डायमेंशन के साथ इक्वेट करना पड़ेगा, सिंपल। तो a प्लस ऑफ b प्लस ऑफ c, मास का डायमेंशन इक्वेट करूँ, इस साइड में क्या है, कुछ भी नहीं है, मास को मेंशन ही नहीं किया गया, मतलब क्या है, 0 है मास का डायमेंशन। तो a प्लस ऑफ b प्लस ऑफ c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। फिर चलो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो थोड़ा छोटा छोटा करके लिखते हैं इस साइड में, ठीक है। a प्लस ऑफ b प्लस ऑफ c क्या बन गया, 0 बन गया, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फिर लेंथ का देखो, लेंथ का देखने से पता चल जाएगा, लेंथ इस साइड में भी 0 है डायमेंशन, तो माइनस ऑफ a माइनस ऑफ 3b प्लस ऑफ ट्वाइस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 दे दो। फिर तीसरा जो इक्वेशन लिखोगे वो टाइम के लिए लिखोगे, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ a माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ c इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर ऑफ 3। चलो इसको एक बार, अगर आप अभी तक देख रहे हो इस वीडियो को और आपने ट्राई नहीं किया खुद से, एक बार ट्राई करके देखो,
यहाँ पे बस आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वगैरह ही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैंने इक्वेशन बना दिया, आप जाके एक बार ट्राई करो। ट्राई कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। अभी हम देखते हैं क्या होता है। तो चलो इक्वेशन 3 में माइनस ऑफ ट्वाइस है और यहाँ पे प्लस ऑफ ट्वाइस है, तो सिंपली करेंगे क्या, 2 प्लस ऑफ 3 कर देते हैं ताकि सी कट जाए, ठीक है। तो क्या बना, माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ ट्वाइस है, तो क्या बना, माइनस ऑफ थ्राइस है, माइनस ऑफ ट्वाइस बी 3b, यहाँ पे क्या बी है नहीं है तो माइनस ऑफ 3b रहेगा, और प्लस ऑफ ट्वाइस सी माइनस ऑफ ट्वाइस सी कट गया, राइट। तो अल्टीमेटली माइनस ऑफ 3a, नहीं 1 नहीं होगा, सॉरी 0 नहीं होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस ऑफ 0 हो जाएगा, राइट। 1 प्लस ऑफ 0 इक्वल टू 1। समझ में आ गया बात, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सर। समझना क्या है, ये तो इक्वेशन है सिंपल, 2 प्लस ऑफ 3 मैंने किया है, ठीक है। 2 प्लस ऑफ 3 करके देख लीजिए, माइनस ऑफ 3 है, माइनस ऑफ 3b इक्वल टू 1 निकल जाएगा, ठीक है। चलो अभी 4 इक्वेशन निकल गया, 4th इक्वेशन, अभी 1 और 4th को इक्वेट कर दो बस, ठीक है। 1 और 4th को इक्वेट कैसे करोगे, इक्वेशन नंबर 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को मैंने 3 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या निकलेगा, 3a प्लस ऑफ 3b प्लस ऑफ 3c इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसको नंबर इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। अभी इक्वेशन नंबर 5 को 5 प्लस ऑफ इक्वेशन नंबर 4 करेंगे हम लोग, तो 3a है तो ये दोनों कट गया, 3b है, माइनस माइनस है तो ये कट गया, तो अल्टीमेट ये b, ये कहाँ से आ गया, ये c होना चाहिए, सॉरी। तो 3c इज इक्वल टू 1, तो c का वैल्यू कितना निकल गया, 1/3। 3c इक्वल टू 1, तो c का वैल्यू हम लोग को पता चल गया 1/3। तो अभी चलो इक्वेशन नंबर 3 में इसको पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में इसको पुट करते हैं। c का वैल्यू अगर हम लोग को निकल गया तो यहाँ पे c का वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ a माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ c मतलब 1/3 इज इक्वल टू 1, ठीक है, हो गया। अभी इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू, अगर ये इस तरफ चला गया 1 प्लस ऑफ 2/3, 1 प्लस ऑफ 2/3 मतलब क्या होगा, 3 5/3, तो a को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a 5/6। 2 को मैं बस इस साइड में लेके आया, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ a था, माइनस को इस साइड में लेके गया, 2 को नीचे लेके आया, तो अल्टीमेटली क्या बना, a इक्वल टू माइनस ऑफ 5/6। बहुत बढ़िया, निकल गया। अभी a और c का वैल्यू निकल गया, तो इक्वेशन 1 में पुट करो, b का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। चलो पुट करके देखते हैं, a प्लस ऑफ b प्लस ऑफ c इक्वल टू कितना था, 0। अभी अगर इसमें मैं पुट कर दूं तो कितना निकलेगा, a का वैल्यू था माइनस ऑफ 5 और माइनस ऑफ 5/6, b का वैल्यू था b, मतलब b हम लोग को निकालना ही है, 1/3 इक्वल टू 0। इसको मैं b इक्वल टू 5/6 माइनस ऑफ 1/3, मैं बस 5/6 को इस तरफ लेके गया, 1/3 को इस तरफ लेके गया, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना निकला भैया, 5 माइनस ऑफ 2, सो 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। दिख रहा है, राइट, दिख रहा होगा, दिख तो रहा ही होगा, और नहीं दिख रहा है तो मेरा आवाज तो सुन ही रहे हो। चलो इसको और अच्छे से लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा करके 1/2। कई बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, एटलीस्ट आप एक बार हाथ से करके देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोग के पास a b और c का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू हो गया 5/6 माइनस 5/6, और b का वैल्यू हो गया 1/2 और c का वैल्यू हो गया 1/3। तो सिंपल है, t इज इक्वल टू k, प्रेशर टू द पावर ऑफ a था तो प्रेशर टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 5/6 लिखेंगे, फिर d टू द पावर ऑफ b था, d का डायमेंशन था b, तो d टू द पावर ऑफ 1/2 लिखेंगे, और c का डायमेंशन क्या था, मतलब सॉरी e का डायमेंशन क्या था, c, तो e टू द पावर ऑफ 1/3 लिखेंगे। चलो इसको और थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, t इज इक्वल टू k, फिर d टू द पावर ऑफ हाफ e टू द पावर ऑफ 1/3 और p टू द पावर ऑफ 5/6। लो भैया, इतना बड़ा क्वेश्चन था जो आपका जेई एडवांस में आया हुआ था शायद, ठीक है, कौन से साल में आया था मैं भूल गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली आंसर आ गया ये वाला, ठीक है, ये है आपका करेक्ट आंसर। एक बार मैच कर लेते हैं आंसर, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, हो गया खत्म, राइट। ये हो गया आपका टाइम पीरियड का इक्वेशन। लो भैया, क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या निकला, बहुत डिफरेंस, राइट। अभी अगर मैं आपको बोलूं के का वैल्यू निकालो, के का वैल्यू पुट करो, नहीं कर पाओगे, राइट, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस हम लोग को के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा है। इतना ढीठ आदमी है ये, ठीक है, इतना ढीठ चीज है कि कुछ बता ही नहीं रहा है, या फिर इसको पता ही नहीं है क्या है, ठीक है, बेसिकली इसको पता नहीं है, नाटक कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। सो के टी इज इक्वल टू के डी टू द पावर ऑफ हाफ, ई टू द पावर ऑफ 1/3, पी टू द पावर ऑफ 5/6। इसको रटना नहीं है, ये इसी सम के लिए वैलिड है, पता नहीं ये फॉर्मूला है भी कि नहीं, नहीं पता, ठीक है।
तो ये सम जो दिया दिया गया है इसका फॉर्मूला आपने निकाल दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप साइंटिस्ट बन चुके हो। ठीक है, खुद को जो नोबेल वोबेल कुछ भी देना है दे दो। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन खुद के लिए एक बार ताली तो बजा ही सकते हो अगर आपने खुद से किया है तो। नहीं नहीं किया है तो चलो ठीक, अगली बार कर लेंगे, क्या दिक्कत है। चलो अभी एक मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, वो खुद से करना है। अगले लेक्चर में इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद अगला जो एप्लीकेशन है उसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, मेरा फोन का स्पेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया। एक बार नोट डाउन करने, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नोट डाउन कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, चलो इसको करके लाना अगले क्लास में। ठीक है, फिर देखेंगे इसका आंसर आपको आता है कि नहीं। द टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन, द टाइम ऑफ ऑसिलेशन टी ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप of liquid depends upon density d, radius r and surface tension। ये नया टर्म आपको मिल गया, सरफेस टेंशन रो। ठीक है, ये रो हो गया। प्रूफ प्रूफ करना है आपको। ठीक है, डायमेंशनली दैट टी, जो आपको टाइम पीरियड दिया गया है कैपिटल टी हो गया, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर डी टू द पावर ऑफ आर क्यूब बाई, ये रो था या सिग्मा था, मैं भूल गया इसको क्या बोलते थे। ठीक है, चलो सरफेस टेंशन हाँ हो जाएगा। चलो इतना सारा नोटेशन है, एक दो भूल सकते हैं, चलो कोई बड़ी बात तो है नहीं। प्रूफ करना है तो क्वेश्चन क्या दिया गया है देख लो एक बार। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी दिया गया, सेम पिछले लेक्चर की तरह। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर, वो डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर, वो डिपेंड करता है सरफेस टेंशन के ऊपर। ठीक है, तो आपको बस निकालना है डायमेंशनली, ये फॉर्मूला निकालना है बस। ठीक है, आप सिंपली, आपको ये फॉर्मूला भी देखना ही नहीं है। मैंने जो पिछले जो जितने भी सम किया, मुझे फॉर्मूला पता था नहीं पता था, फिर भी मैंने फॉर्मूला निकाला, राइट। तो आपको ये देखना ही नहीं है, आपको बस देखना है टाइम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डी के ऊपर। टाइम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर के ऊपर। टाइम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सरफेस टेंशन के ऊपर, राइट। अभी सरफेस टेंशन का, चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ। सरफेस टेंशन का आपका जो मतलब फॉर्मूला है, चलो फुल ही लिख देता हूँ। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला जो है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ का होता है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का होता है सरफेस टेंशन। एस टी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अभी इससे आप सरफेस टेंशन का डायमेंशन आराम से निकाल सकते हो, अगर आपको पता है तो। कैसे निकालते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, आपको पता है तो लगा दो डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला एक बार आपको लिखना आ गया, आप इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन को पुट करने के बाद ए बी और सी का वैल्यू निकालो। ए बी और सी का वैल्यू निकालोगे तो ये फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। तो इसको देख के ज़्यादा डरो मत, आप बस सिंपली जो स्टेप मैंने पिछले जितने भी सम्स के वहां पे फॉलो किया था, उसी स्टेप्स को आपको फॉलो करते जाना है, और ये सम आपका आराम से हो जाएगा एकदम बिना टेंशन के। ठीक है, समझ में आ गया बात, ज्यादा लोड मत लो। ठीक है, जो आ रहा है उसको टैकल करते रहो, बहुत ज्यादा सोचो मत। बहुत ज्यादा सोचोगे चीजों को कंप्लीट करोगे फंसोगे। ठीक है, हो गया। आपको सरफेस टेंशन का फोर्स पर यूनिट लेंथ मैंने दे दिया, तो इसका एक बार आप डायमेंशन निकाल लो, फिर इक्वेशन में पुट करो, एकदम आराम से कर लो। और नहीं होता है फिर तो अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। टेंशन मतलब हो जाएगा, क्योंकि मैंने आंसर भी दे दिया, आपको प्रोसेस ऑलरेडी पता है, हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं हो रहा मतलब प्रैक्टिस थोड़ा कम कर रहे हो। ठीक है, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। ठीक, जस्ट रिलैक्स। ये सब नोट डाउन कर लिया, चलो नोट डाउन कर लो एक बार, 1 2 3 4। चलो अभी आज का
या फिर डायमेंशन एनालिसिस का लास्ट एप्लीकेशन देखेंगे। उस लास्ट एप्लीकेशन में एक ही सम करेंगे और खत्म कर देंगे इस डायमेंशन एनालिसिस के चैप्टर को, ठीक है। लेकिन ये यूनिट खत्म नहीं करे, मतलब हम लोग इसके बाद भी 2 लेक्चर और चाहिए होगा इस यूनिट को खत्म करने के लिए, मतलब यूनिट्स और मेजरमेंट को खत्म करने के लिए, और 2 लेक्चर हम लोग को चाहिए होगा, मतलब 1.5 से 2 लेक्चर तो हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को क्या पता चल गया 2 एप्लीकेशन के थ्रू, मतलब 2 लिमिटेशन हम लोग को पता चल गया कि डायमेंशन एनालिसिस कोई नंबर का डायमेंशन नहीं बोल सकता, कोई नंबर है कि नहीं बोल सकता, या फिर उस नंबर उस कांस्टेंट मतलब कोई भी कांस्टेंट का इन्फॉर्मेशन वो दे ही नहीं सकता, ठीक है। तो कांस्टेंट का इन्फॉर्मेशन वो दे ही नहीं सकता, नंबर का इन्फॉर्मेशन वो दे ही नहीं सकता, मतलब फिर भी हम लोग यूज तो कर रहे हैं, राइट। जो आखिरी एप्लीकेशन है वो एक्चुअली में पहला या फिर दूसरा एप्लीकेशन होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वहां से आपको बोर्ड्स में एक आधा सवाल पूछते हैं कभी कभी, वो भी मतलब वंस इन अ ब्लू मून टाइप का, बहुत कम इस बार पूछा जाता है और इतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, और आपको एंट्रेंस लेवल के लिए तो वो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बुक में है, चलो क्या कर सकते हैं उसको जान लेते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो ये सब समझ के, और आप मतलब थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हो, वीडियो को यहाँ पे बंद करो, थोड़ा घूम घाम के आओ, थोड़ा बहुत कुछ खा के आ जाओ, फिर से इस लेक्चर को कंटिन्यू करके ये 2-3 मिनट में खत्म हो जाए, 2-3 नहीं मतलब 10 मिनट में खत्म हो जाए, ठीक। आखिरी जो हम लोग का तीसरा जो एप्लीकेशन है वो हम लोग को क्या बोलता है भैया, वो हम लोग को बोलता है, मान लो आपके पास कोई एक मतलब यूनिट दिया गया है, ऐसा यूनिट दिया गया है, मान लो आपको वर्क का ऐसा यूनिट दिया गया है जूल में, और ऐसा यूनिट है, राइट। ऐसा यूनिट वर्क का क्या होता है, जूल होता है, और मैंने बोला है आपको जूल ऐसा यूनिट है तो उसका सीजीएस यूनिट में कितना होगा, मतलब आपको दिया गया है, चलो इसी एक साम ही ले लेते हैं कि 5 जूल आपको दिया गया है, और मैंने बोला है, और जूल का जो मतलब आपको सीजीएस यूनिट होता है वो होता है आर्ग, ठीक है, अर्ग बोला जाता है, ERG अर्ग, ठीक है। तो मैं बोलूंगा 5 जूल के लिए कितना अर्ग होगा, ठीक है। 5 जूल के लिए कितना अर्ग होगा, जैसे कि मैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, राइट, समझ में आ रहा है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसी चीज को हम डायमेंशन निकाल सकते हैं कि मान लो मैंने बोल दिया आपको कि 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, ठीक है। कन्वर्ट 1 मीटर इंटू सेंटीमीटर, आपको मान लो पता ही नहीं है क्या चीज है सेंटीमीटर में, मतलब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर आपको पता ही नहीं है, आपको आइडिया नहीं है, आप एकदम दूध पीने वाले बच्चे हो, ठीक है, और आपको ये दे दिया गया, अभी उस दूध पीने वाले बच्चे को आप क्या करोगे, उसको आप बोलो कि ये समझो, यूनिट्स और मेजरमेंट को समझो, आप अपने आप निकाल पाओगे, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है, एकदम वर्टलेस टाइप का प्रोसेस है, आपको एग्जाम वगैरह में नहीं लगाना ये सब, ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो चलो हमको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि 5 जूल में कितना अर्ग होगा, नहीं पता है, राइट, नहीं पता है ना, नहीं पता है। और एक चीज मैं होमवर्क दे रहा हूँ, चलो उसको नोट डाउन करो, इसको पहले ही मैं दे देता हूँ कि 1 न्यूटन कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, ठीक है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, मतलब 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, ठीक है। समझ में आ गया बात, चलो बहुत बढ़िया। इसी को हम लोग बोलते हैं, मतलब यही है इसका थर्ड एप्लीकेशन बेसिकली। तो थर्ड एप्लीकेशन क्या है, ये क्या करते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इट इज यूज्ड इन, तीसरे यूनिट मतलब क्या है, इट इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ 1 यूनिट टू अनदर, ठीक है, 1 यूनिट टू अनदर, इसी काम में आता है वो, ठीक है। ऐसा यूनिट टू सीजीएस टू ऐसा यूनिट, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया, लिख लिया, चलो एक सम करते हैं, उसके थ्रू समझेंगे, सम नहीं करेंगे, बेसिकली इसको थोड़ा एक बार स्टेट में समझ लीजिए। बेसिकली मान लो आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम मैंने दे दिया x, ठीक है, और उसका मान लो वैल्यू है n, ठीक है, उसका मान लो फोर्स है, फोर्स के पीछे मैं 10 न्यूटन लिखूंगा, राइट। तो ये वैल्यू जो मतलब 10 है, इसको मैंने n से डिनोट कर दिया, f को मैंने किससे डिनोट किया, x, ठीक है, समझ में आ रहा है, f को मैंने डिनोट किया x से, 10 को मैंने डिनोट किया n से, और न्यूटन को मैंने, न्यूटन क्या है बेसिकली इसका यूनिट है, राइट। तो मैं चलो इसको u से डिनोट करता हूँ, समझ में आ गया बात। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैं इसी तरह डिनोट करता हूँ, राइट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पीछे एक नंबर होता है, मैग्नीट्यूड होता है, राइट। उसके बाद में क्या होता है, एक ऐसा यूनिट या फिर कोई भी यूनिट होता है, राइट। उसी तरह तो हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को समझाते हैं, राइट। तो मान लो मुझे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है, तो अभी कैसे करेंगे, चलो एक सिस्टम में मान लो मैं इसको x बोल देता हूँ, x में n1 u1 था, समझ में आ रहा है ना बात, मतलब x में क्या एक नंबर था, कोई भी एक नंबर था, और उसके पीछे एक यूनिट था, राइट। उसके पीछे क्या यूनिट था, u1 यूनिट मान लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, n1 को n1 रख दो, m टू द पावर ऑफ a
चलो m टू द पावर ऑफ a, l टू द पावर ऑफ b, t टू द पावर ऑफ c, सिंपल है, जैसे पिछले हम लोग करते आ रहे हैं। तो इसके नीचे नीचे 1 लगा दो, क्योंकि ये पहले मतलब फर्स्ट यूनिट का ये आपका आ गया डायमेंशन, राइट। फर्स्ट यूनिट का डायमेंशन आपके पास आ गया, जो आपके पास गिवन है उसका डायमेंशन आपके पास आ गया। जो ये नंबर आपको गिवन होगा 5 जूल 10 जूल, मतलब 5 न्यूटन 10 न्यूटन, ये नंबर आपके पास है, राइट। तो n1 आपको पता है, m1 l1 t1 आपको पता है, डायमेंशन आपको पता ही है, राइट। तो हो गया बात ये फर्स्ट का, इक्वेशन नंबर 1 लगा दो। फिर जिसमें आपको कन्वर्ट करना है उसको मैं लिख सकता हूँ n2u2, राइट। जिसमें आपको कन्वर्ट करना है उसको मैं लिख सकता हूँ n2u2, m2 l2 t2 a b c, एक प्रोसेस है बेसिकली ये, ठीक है, और थोड़ा बोरिंग प्रोसेस भी है, ठीक है। तो अभी ये देखो, इस यूनिट से मुझे इसमें जंप करना है, ठीक है। तो इस यूनिट से अगर मुझे इसमें जंप करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ n, अभी इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, m2 इक्वल टू m2 टू द पावर ऑफ a, l टू द पावर ऑफ b, t टू द पावर ऑफ c इज इक्वल टू n1 m1 टू द पावर ऑफ a, l1 टू द पावर ऑफ b, t1 टू द पावर ऑफ c। चलो बहुत बढ़िया। अभी n2 का वैल्यू हम लोग को निकालना है, n1 m टू द पावर ऑफ सॉरी m1 to the power of m2 to the power of a, l1 l to the power of l2 to the power of b और t1 t2 to the power of c। बहुत बढ़िया, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, बस m2 को इस तरफ लेके गया, l2 को उस तरफ लेके गया और t2 को उस तरफ लेके गया, और उस इन तीनों का कॉमन डायमेंशन है, मतलब m का कॉमन डायमेंशन है a, l का कॉमन डायमेंशन है b, t का कॉमन डायमेंशन है c, इसलिए मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा, मुझे पता है आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है कि ये सब क्या लिख रहे हो आप, ठीक है। एक सम करेंगे समझ में आ जाएगा। बेसिकली मान लो आपको जो मैंने बोला था कि 1 न्यूटन मान लो आपको दिया गया है, उसके पीछे आपको डाइन निकालना है, ठीक है। मुझे ये नंबर निकालना है, तो ये क्या हो गया, 1 जो दिया गया है ये हो गया आपका n1 जो है ये, ठीक है। न्यूटन हो गया आपका यूनिट जो आपको गिवन है m1 l1 t1, ठीक है, इसके ऊपर का डायमेंशन, ठीक है, ये बेसिकली ये है। और ये क्या है, यहाँ पे आपको निकालना है n2, ठीक है। ये जो आपका n2 निकालोगे, इसलिए फॉर्मूला बना है n2 इक्वल टू दिस वन, ठीक है। और डाइन मतलब क्या है, m2 l2 t2, ठीक है। मतलब ये बेसिकली सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट, और ये इस साइड में क्या है, ऐसा यूनिट। तो ऐसा यूनिट से सीजीएस में अगर कन्वर्ट करना है, ऐसे ही करना है हम लोग को। समझ में आ गया बात? बहुत बढ़िया। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, खुद के लिए ताली बजा दो। नहीं समझ में आ गया तो आगे समझ में आ जाएगा, एक ही सम करने वाला है इसका, ठीक है। चलो इस प्रोसेस को एक बार याद रखो, बहुत आसान होगा, ठीक है। कन्वर्ट चलो वही क्वेश्चन ले लेते हैं जो पहले लिया था, 5 जूल इनटू क्या, इनटू से तुम्हारा, हाँ, जूल का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा भैया, अर्ग, इनटू अर्ग। मुझे क्या पता करना है, 5 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ठीक है। 5 जूल में कितने अर्ग होते हैं वो मुझे पता करना है। अभी हम लोग को सब पता ही है, n2 का फॉर्मूला पता है। अगर आपको समझ में नहीं है, अभी अच्छे से देखो, ध्यान से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो जूल क्या है, बेसिकली जूल क्या है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क। जूल एसआई यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, जूल एसआई यूनिट ऑफ वर्क। अभी वर्क का डायमेंशन आपको लिखना है। वर्क का डायमेंशन क्या है, ml² t टू द पावर ऑफ -2। वर्क का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, आपको मैंने ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे आपको जूल एनर्जी भी आप अगर सोचोगे तब भी सेम ही डायमेंशन निकलेगा, ठीक है। जूल इज आपको मान लो दे दिया क्या कि 5 जूल ऑफ वर्क नहीं देके आपको बोला कि कन्वर्ट 5 जूल ऑफ एनर्जी इनटू अर्ग, तो डरो मत, ठीक है। तो क्योंकि डायमेंशन सेम है। चलो हो गया, ml² t टू द पावर ऑफ -2। यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक तो क्लियर है, आपने तो पहले ही बता दिया था सर। यहाँ इसमें क्या नया है, आप पूछ सकते हो, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पता चल गया a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया 2 और t का वैल्यू c का वैल्यू हो गया -2, ठीक है। b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू -2, राइट। c इज इक्वल टू -2। a b c क्या है भैया, a है मास का डायमेंशन, l है मतलब बेसिकली b है तुम्हारा l का डायमेंशन, t है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, c है तो आपका टाइम का डायमेंशन c, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है तो ठीक है। अभी एक चार्ट बनाओ बढ़िया से, इस साइड में लिखो SI और इस साइड में लिखो CGS, ठीक है। बढ़िया से सुंदर सा चार्ट बनाओ, छोटा सा, ठीक है।
यहाँ पे आपको मास लिखना है। मास किस में मेजर करते हो भैया? एसआई में, केजी में मेजर करते हैं हम लोग, राइट। फिर आपका लेंथ हो गया, लेंथ यानी आपका एल हो गया। एल हम लोग किस में मेजर करते हैं? एम, एम कैपिटल एम लिखो इसमें, ठीक है। एल हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर में, राइट। फिर आपका टाइम किस में मेजर करते हैं? सेकेंड में। और आपको यहाँ पे N1 जो एसआई यूनिट में दिया गया है वो है आपका 5। समझ में आ गया बात? इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना ही होगा, वरना उपाय नहीं है इसमें, ठीक है, वरना फंसोगे। प्रोसेस अगर थोड़ा बहुत याद नहीं रखोगे, ठीक है। ये प्रोसेस आपको याद रखना ही है। पहले वाला प्रोसेस तो ऐसा कुछ नहीं था, बस आप इक्वेशन लिखोगे, आंसर निकालोगे, लेकिन इसमें आपको थोड़ा बहुत प्रोसेस याद रखना पड़ेगा, तो वरना फंसोगे, ठीक है। तो सीजीएस में मास का यूनिट कितना होता है? ग्राम। फिर लेंथ का कितना होता है? लेंथ का होता है सेंटीमीटर। टाइम का कितना होता है? टाइम का कितना होता है? सेकेंड ही होता है। इतना क्या सोच रहे हो, ठीक है। N2 क्या होता है? N2 बेसिकली हम लोग को निकालना है, N2 क्वेश्चन मार्क मार दो, ठीक है, हो गया। अभी हम लोग को फॉर्मूला क्या मिला था? N2 इज इक्वल टू N1 M1 by M of 2 to the power of A, L1 by L of 2 to the power of B, T1 by T of 2 to the power of C। ये तो फॉर्मूला मिला था पिछले, जो मिटाने से पहले यही तो लिखा था मैंने। इसी फॉर्मूला को मैं आप पुट कर दो। N1 का वैल्यू क्या है? 5। M1 मतलब क्या मिला हम लोग को? 1 kg, राइट। M2 मतलब क्या मिला आपको? 1 ग्राम टू दी पावर ऑफ A का वैल्यू आपको कितना मिल गया? 1। फिर L1 का वैल्यू आपको मिल गया 1 मीटर। इसी को हम लोग अगर ऐसा CGS में लिखे तो 1 सेंटीमीटर। तो B का वैल्यू हम लोग को कितना मिला था? 2। T का वैल्यू हम लोग को कितना मिला है? 1 सेकेंड। फिर इसमें भी T का वैल्यू क्या है CGS में? T2 इक्वल टू, अरे भैया ये 1 1 2 2 2 2 लगा दो, वरना फंस हो गया, ठीक है, मैं भूल गया था लगाना, ठीक है, हो गया। और इसका C का वैल्यू कितना था? -2। 1 सेकेंड 1 सेकेंड मतलब कोई फायदा ही नहीं है। 1 1 1 बाई 1 मतलब 1, हटाओ इसको, ठीक है। तो ये क्या बन गया? इसमें बन गया 5 रह गया। 1 kg को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बोलो अभी 1 kg में कितना ग्राम होता है? पता तो होगा, नहीं पता है तो मतलब ये डांटने वाला बात है, ठीक है। तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। चलो बहुत बढ़िया, न्यू डिस्कवरी। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, हाँ चलो ठीक है। अभी 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1000 नहीं होता है, 100 होता है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, और ऊपर क्या था? स्क्वायर था। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे स्क्वायर था, राइट, मतलब 2 डायमेंशन था बी का, ठीक है, समझ में आ गया। तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। बहुत बढ़िया सर, कैंसिल हो गया। अभी 5 इंटू में 10 क्यूब में लिख सकता हूँ, राइट। इंटू में मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 क्यूब, क्योंकि 10 मतलब 1000 है, 10,000 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 क्यूब लिख सकता हूँ, राइट। और ये क्या है? 100 मतलब 10 स्क्वायर, और उसके ऊपर और एक स्क्वायर है, तो 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं हम लोग, राइट, लिख सकते हैं ना। 100 मतलब क्या है? 10 स्क्वायर मतलब 100, इसके ऊपर एक और स्क्वायर लगा दो भैया, सिंपल मैथ्स भी करवाना पड़ रहा है, देखो क्या हालत हो गया, ठीक है। 10 टू द पावर 4 हो गया। तो चलो 5 इंटू 10 टू द पावर 7 आपको N2 का वैल्यू मिल गया। खुश हो जाओ, इतना कॉम्प्लीट मेथड से आप निकाल रहे हो, ठीक है। इसका कोई फायदा वायदा है नहीं, बुक में दिया गया इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली N1 जो आपको मतलब 5 जूल जो आपको दिया गया था, वो बेसिकली कितना बन गया? 5 इंटू 10 टू द पावर 7 ऑफ अर्ग, ठीक है। आपको ये बेसिकली आप अगर सिंपल यूनिट मेथड से करोगे, मतलब सिंपल ऐसा यूनिट तो सीजीएस में करोगे, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। ये सब फालतू का चार्ट वार्ट बना के करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो चलो एक होमवर्क ले लो इसमें भी चलो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 1 न्यूटन को आपको बेसिकली न्यूटन के लिए मैं क्या बोल दिया था? डाइन, सॉरी। 1 घंटे का क्लास होने के बाद किसका ही दिमाग काम करता है, और वो भी इतने गर्मी में, ठीक है। 1 न्यूटन कितना डाइन होता है इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। तो आपको पता चल गया। अभी से अगर मैं पूछूं कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है? 10 टू द पावर 7 अर्ग, क्योंकि 5 जूल में अगर 5 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग हो रहा है, तो 1 जूल में कितना होगा? 10 टू द पावर 7 अर्ग हो जाएगा, ठीक। तो अर्ग बेसिकली जूल का सीजीएस यूनिट होता है। समझ में आ गया बात, ठीक है। तो डायमेंशन एनालिसिस आज खत्म हो गया, चलो बहुत ज्यादा राहत मिल चुका है। इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में खत्म हो गया। अभी एरर्स एक और इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। उसके बाद तो मैंने बोला ना, वेक्टर्स इतना क्लियर करवा दूंगा आप लोगों को, जितने भी लोग देखोगे फिजिक्स का, मतलब 10 व्यूज आ गए, 20 व्यूज आ गए, फर्क नहीं पड़ता। जितने भी लोग देखोगे एक भी डाउट नहीं बचना चाहिए। और ये वीडियो अगर बाई चांस कोई फिजिक्स वाला स्टूडेंट देख रहा है, फिजिक्स का स्टूडेंट देख रहा है, फिजिक्स वाला नहीं, ठीक है, मतलब चलो कोई भी, मतलब वो भी बहुत अच्छा ही पढ़ाता है फिजिक्स वाला, ठीक है। तो बेसिकली फिजिक्स का कोई भी स्टूडेंट देख रहे हो, तो इसको अगर समझ में नहीं आया या फिर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है, मैं उसको रेक्टिफाई करवा दूंगा, ठीक है।
ओके, बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से लेक्चर को जाके देख लो यार, कोई दिक्कत नहीं, एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।